हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो है एम लक्ष्मीकांत के जो बुक है उसके सीरीज़ में हम अगला चैप्टर 5 जो है प्रियम्बल को देखेंगे। इससे पहले हमने 4 चैप्टर जो है कंप्लीट करा रखा है। हमारे यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा पे अपलोडेड है। अगर आप उनको नहीं देखें हैं तो ज़रूर उसे देखें। ठीक है, आज जो है हम प्रियम्बल को देखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए, अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी जो है काफ़ी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो जो है इस सीरीज़ को जो है ज़रूर आप देखिए, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में जो है आपको सारे इन्फॉर्मेशन को साझा किया जाएगा आपके साथ, और एक ईजी भाषा में जो है मतलब कि आपको एक तरह से डिस्कस करते हुए हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रियम्बल, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रियम्बल आया कहाँ से। तो प्रियम्बल का जो आइडिया है वो सबसे पहले कहाँ से आया था, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का आइडिया पहली बार वहाँ से आया था। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो पहली बार जो है प्रियम्बल को एडॉप्ट किया था। ठीक है, वहीं से जो है इंडिया ने भी प्रियम्बल को एडॉप्ट किया। तो एक आपका जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी एक बन सकता है कि प्रियम्बल कहाँ से है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब इसको जो है प्रियम्बल को माना जाता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कोई भी बुक स्टार्ट होता है तो उसके पहले प्रीफेस रहता है ना, तो वही है, प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस माना जाता है। पर हाँ, ये जो है जब एडॉप्ट हुआ तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पहले एडॉप्ट किया गया, प्रियम्बल को बाद में अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा। ठीक है, प्रियम्बल का जो है इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी सेंस है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बैकग्राउंड जो उसके ग्राउंड है, बेस है, उसका एक समरी है ये। मतलब कि ये क्या कहते हैं उसको, हाँ सब समराइज फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटिव है या उसका जो मतलब कि हमारे देश में उसको कॉन्स्टिट्यूशन लाने का जो क्या कहते हैं उसको ग्राउंड है, उसका जो आधार है, उसका सारा इसेंस जो है आपको प्रियम्बल में देखने को मिला। जस्टिस हो, एक्सप्रेशन हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, इक्वलिटी से रिलेजन हो, डिस्क्रिमिनेशन पे बेस हो, सब कुछ जो है उसमें प्रियम्बल में मेंशन है। ठीक है, तो एक है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं, N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा है कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। अब आइडेंटिटी कार्ड क्या मतलब कि पहचान पत्र। हमारा संविधान का पहचान पत्र क्या है कि हमारा जो संविधान में इतने प्रोविज़न, इतने आर्टिकल, इतने शेड्यूल, इतने पार्ट्स हैं, उस सब का एक छोटा सा जो है, छोटे से पार्ट में अगर समराइज फॉर्म में देखा जाए तो आप प्रियम्बल को देख लीजिए। तो इसलिए वो एक आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, अब जो है प्रियम्बल, हमारे देश में जो प्रियम्बल आया ये तो एडॉप्ट हुआ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका जो है प्रियम्बल कहाँ से, मतलब कि ड्राफ्ट कैसे हुआ था। तो जो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पंडित नेहरू द्वारा जो हमें मतलब कि मूव कराया गया था, ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रियम्बल का आकार पकड़, मतलब प्रियम्बल बना। ठीक है, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो है एडॉप्ट किया गया। कब एडॉप्ट किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को जो है यह एडॉप्ट किया गया। अब जो है प्रियम्बल क्या है कि प्रियम्बल जो है एक बार आज तक अमेंड हुआ है 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जिसके तहत जो है इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में कई एग्जाम में पूछा गया, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब प्रियम्बल को जो है हमें लगता है कि प्रियम्बल को आपको याद ज़रूर होना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब समझना चाहते हैं तो प्रियम्बल ज़रूर आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे एक बार देखते हैं कि प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है वो क्या है। तो प्रियम्बल है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब देखिए जो स्टार्ट हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये बताता है, आगे आपको बताया जाएगा कि हमारा सोर्स ऑफ पावर जो है वो प्रियम्बल में भी पता है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, वी मतलब कि इंडियन पीपुल, पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इंडिया का जो है किस तरह का नेचर है,
इंडिया मतलब इंडियन कंट्री का, वो आपको बताया कि इंडिया कैसा है। तो सोवरिन है, मतलब विदाउट एनी इंटरफेरेंस ये डिसीजन लेते हैं। सोशलिस्ट है, सेकुलर है, ना कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन इक्वल है। डेमोक्रेटिक है, एक इलेक्टेड मतलब चीज़ गवर्नमेंट है। रिपब्लिक है, मतलब कि आपका जो हेड है वो भी इलेक्टेड है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। अब किस किस तरह का जस्टिस के बारे में जिक्र है, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें देखिए आपकी जस्टिस के बारे में है कि हमारा जो है संविधान किस तरह के जस्टिस, तो सोशल जस्टिस भी दे का प्रोविज़न है, इकोनॉमिक जस्टिस का भी, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी में है कि थाउट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भी आपका एक तरह से जो है प्रियम्बल में मेंशन है। तो ये सब जो है ये प्रियम्बल है, इसको ज़रूर आप मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को है तो उसका एक सेंस जो है आपका प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। अब प्रियम्बल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में, तो 4 मेन जो कंपोनेंट है उसको बारे में बताया गया है कि प्रियम्बल जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है उसके बारे में बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसको कहा गया है, पीपुल ऑफ इंडिया को बताया गया है। अगर बोला जाए कि इंडिया में जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो पीपुल ऑफ इंडिया। अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, तो नेचर है सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव जस्टिस। अब किस तरह के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थाउट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस, फ्रेटर्निटी, ठीक है, भाईचारा। और एक है आपका इम्पोर्टेंट, डेट ऑफ एडॉप्शन, कि हमारा एडॉप्ट करने का जो डेट है प्रियम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब है, तो हमारा सॉरी प्रियम्बल का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 26 नवंबर 1949 को। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका 22 जनवरी 1950 होगा आपका, ठीक है। और आज़ादी के बाद तो, आज़ादी से पहले तो नहीं होगा वो, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब है प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स हैं, उसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या कीवर्ड है, उसका क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन पर्सपेक्टिव में उसका क्या मीनिंग है। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब के बारे में आगे देखते हैं। सोवरिन, सोवरिन का मतलब होता है नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। ना आप किसी पे डिपेंड है, ना ही आप किसी के अंतर्गत जो है डोमिनियन है। मतलब जैसे ब्रिटिश पहले था, हमारे ऊपर राज करते थे, तो हम ब्रिटिश कॉलोनी के अधीन माने जाते थे। सोवरिन हम उस वक्त नहीं थे। तो सोवरिन करने वाला हमारे ऊपर जो है, हम अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। हम अपने जो है इंडिपेंडेंट तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, उसमें किसी भी अथॉरिटी, आउटर या एक्सटर्नल अथॉरिटी का उसमें इंटरफेरेंस मतलब नहीं है। तो सोवरिन का मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट, कोई भी अथॉरिटी जो है, देयर इज नो अथॉरिटी एबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, जिसको जो है अपना अफेयर जो है, अपना जो भी करना है, डिसीजन लेना है, वो अपने एंड पे ही लेंगे, किसी के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सोशलिस्ट। अब जैसे कि 1949 में इंडिया जब देखते हैं कि 1949 में इंडिया जब कॉमनवेल्थ नेशन का जो मेंबरशिप लिया था, तो बहुत सारा हुआ था कि हम फिर से डोमिनियन हो जाएंगे, हम फिर से ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि कॉमनवेल्थ का जो हेड है वो ब्रिटिश क्राउन ही है। तो इसको जो है जब ये क्या नाम है, पंडित नेहरू ने जब बताया, ये चीज़ डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि हम अपने फ्री विल पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, हमें किसी का दबाव में ज्वाइन नहीं करें, हम अपनी
अपने स्वतंत्र तरीके से हम इसको फ्री विल में ज्वाइन कर रहे हैं, और जब हमारी इच्छा होगी हम अपने फ्री विल से जो है एग्जिट भी कर जाएंगे। तो इस पर हमें किसी तरह का किसी भी अदर जो है पावर का हमें इंटरफेरेंस इसमें नहीं है, ना ही हम दबाव में है। इसी तरीके से जो है इंडिया जो है मेंबरशिप बना यूएनए का 1949 में, 1945 में इंडिया जो है मेंबर बना था, तो उसका भी मेंबर जो है कंटिन्यू रहा, तो वो भी जो है हमारे सॉवरेनिटी को मतलब कि इंडेंजर नहीं कर सकता, मतलब खतरे में नहीं डाल सकता, तो उन्होंने ये क्लियर किया था। अगला है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड को जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमारे प्रियम्बल में इसको ऐड किया गया था। यह एक ही अमेंडमेंट है जब पहली एक ही बार जो है हमारा जो प्रियम्बल है वो अमेंड हुआ था, ठीक है। तो सोशलिस्ट जो है उसके तहत ऐड हुआ। अब जो है हमारा सोशलिज्म जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हमारा जो है इसमें जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, जो कि स्टेट सोशलिज्म, जिसमें जो है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसमें जो है सारे जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबॉलिश करके सारे जो प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उस सबको नेशनलाइज कर दिया जाता है स्टेट सोशलिज्म में। हमारा जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म उसमें मिक्सअप है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हैं कि गवर्नमेंट का भी सेक्टर है, उसमें प्राइवेट कंपनी भी होती है, गवर्नमेंट का भी होती है, तो हमारे लिए जो है वो दोनों का मिक्सअप है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है उसका एम जो है वो पॉवर्टी को ख़त्म करना है, इग्नोरेंस को ख़त्म करना है, डिजीज़ को ख़त्म करना है, हमारे जो अपर इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना है। तो इंडियन जो सोशलिज्म कहा गया है कि वो ब्लेंड है किसका, मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों का जो है वो मिक्सअप है। इसी वजह से जो हमारा एक पॉलिसी था, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, इसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। जो कि फेमस है LPG के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस समय हमें मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस होने से हम सामना कर रहे थे, तो हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट किया था। आगे सेकुलर, ये भी जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुआ था। अब इसमें बताया कि हमारा स्टेट जो है वो सेकुलर स्टेट है, मतलब कि कोई भी स्टेट जो है वो स्टेट का स्टेट रिलीजन नहीं है। सारे जो रिलीजन है वो जो है सब रिलीजन जो है इक्वल है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ वो भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब जैसे कि हमारे जो है फंडामेंटल राइट, उसमें भी जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में फ्रीडम ऑफ रिलीजन से गारंटी कर रहा है। और फंडामेंटल राइट तो इन्फोर्सिएबल भी है। आगे जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें सब डिटेल वे में डिस्कस करेंगे कि इन्फोर्सिएबल मतलब कोर्ट द्वारा जो है उसे इन्फोर्स किया जाएगा। अगर वायलेट हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जो है उसको रीस्टोर कर देगा, मतलब कि वापस आपका जो है फंडामेंटल राइट जो है वो आपको मतलब कि रीस्टोर कर दिया, आपको दे दिया जाएगा। आगे है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक क्या है कि डेमोक्रेसी दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखते हैं कि पीपल जो है वो अपना पावर जो है डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अब अपना जो पावर है वो डायरेक्टली कैसे यूज़ करते हैं, तो वो जो है जैसे कि आपका किस कंट्री में है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी जो है आपका स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, डेमोक्रेसी जो है आपका जो है वो स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे लोग जो है अपना डायरेक्ट जो है पावर यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या, हम एक मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे एंड पे फिर हमारे लिए पॉलिसी बनाती है, हमारे वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। अब जो है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें जो है 4 डिवाइस मेनली जो है यूज़ किए जाते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। अब क्या है कि चारों जो है, रेफरेंडम क्या है, इनिशिएटिव क्या है, तो रिकॉल क्या है, प्लेबिसाइट क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ की कोई भी एक्ट जो है
लेजिस्लेटिव एक्ट जो है उसको जो है या एग्जिस्टिंग है या प्रपोज्ड है उसको रेफर किया जाता है वोट के लिए, ठीक है। इसमें सिटीजन जो है वो को अलाउ किया जाता है कि वो जो है कोई भी लेजिस्लेचर जो है, रेफरेंडम के बारे में देखते हैं, एक सेकेंड, रेफरेंडम, इसमें जो है लोगों को अलाउ किया जाता है, पीपुल अलाउड, उनको अलाउ किया जाता है कि वो या तो अप्रूव करे लेजिस्लेशन, मतलब लॉ को, कोई भी लॉ है या लेजिस्लेशन है उसको या तो अप्रूव करे या फिर रिजेक्ट करे। तो ये जो है रेफरेंडम है, मतलब लोगों से पूछा जाता है कि यह कानून मतलब कि सही है या नहीं, तो ये लोगों द्वारा जो है वोट के थ्रू ये बताया जाता है कि यह सही है या नहीं। दूसरा है आपका इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि सिटीजन को अलाउ करता है कि जो भी प्रपोज्ड बिल है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है गवर्नमेंट द्वारा, उसको जो है ड्राफ्ट किया गया है तो उसको जो है पॉपुलर वोट से या तो मतलब कि उसको अमेंडमेंट को जो है सबमिट करे कि उसके फेवर में है या नहीं। तो वोट के फॉर्म में है कि जो भी बिल है जो प्रपोज किया गया है अमेंडमेंट के लिए, तो सिटीजन को ये अलाउ किया जाता है कि वो सबमिट करे अपने वोट के थ्रू कि इसे इनेक्ट किया जाए या नहीं, मतलब इनिशिएटिव लेने का क्या मतलब कि शुरुआत करना। अगला है रिकॉल। तो रिकॉल क्या है? रिकॉल एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो है वोटर्स को जो है एम्पावर किया जाता है, मतलब उसको जो है एक तरह से ये अधिकार दिया जाता है कि कोई भी इलेक्टेड ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट है जो ऑफिस से है, वह बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ, मतलब कि अगर वो ड्यूटी में करने से फेल हो रहा है, मतलब कि अगर कोई भी ड्यूटी फेल हो रहा है तो जो वोटर्स है उसको जो है एम्पावर किया जाता है कि वो उसको हटा सकते हैं उस ऑफिशियल मतलब कि पोस्ट से, ठीक है। अगला है प्लेबिसाइट, ठीक है। प्लेबिसाइट ये भी एक वोटिंग का एक तरीका है, ठीक है। एक कोई स्पेसिफिक इशू जो होता है पब्लिक इम्पोर्टेंस में जब होता है तो उसमें पब्लिक से ओपिनियन मांगा जाता है, एक तरह से क्या कहते हैं, ओपिनियन माना फ्रॉम पब्लिक, तो ओपिनियन एक तरह से मांगा जाता है, ठीक है। तो इसको हम प्लेबिसाइट कहते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही डिफरेंस है कि डायरेक्ट में आम आदमी जो है डायरेक्ट लेजिस्लेशन में जो है मतलब अपना जो पावर है वो डायरेक्ट मतलब यूज करते हैं। इनडायरेक्ट में जो है हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं थ्रू मतलब कि इलेक्शन, उसके बाद वो जो है हमारे एंड पे वो शासन चलाते हैं। अब क्या है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव कौन, एक रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसी एंड एक्शन। एग्जीक्यूटिव जो होता है जो कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा एग्जीक्यूटिव कौन है, तो हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब एग्जीक्यूटिव हो गए, प्रेसिडेंट, ये सब एग्जीक्यूटिव हो गए। लेजिस्लेचर कौन हो गया, तो पार्लियामेंट, ये हो गया आपका लेजिस्लेटर। तो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव फॉर ऑल इट्स पॉलिसी एंड एक्शन, ठीक है। अब है जो हमारा डेमोक्रेटिक जो है उसका एक ब्रॉडर सेंस है, ये केवल पॉलिटिकल नहीं है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। आगे आते हैं रिपब्लिक है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है जहाँ पे हम आम आदमी जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो वो भी दो तरह के होते हैं, एक है मोनार्की, एक है रिपब्लिक। मोनार्की में होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो यूजुअली किंग या क्वीन होता है, जो कि हेरिडेटरी पोजीशन होता है, मतलब उनके वंश जो है उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। दूसरा हमारा जैसे कि ब्रिटेन में है वो हेरिडेटरी है। दूसरा रिपब्लिक जो होता है वो इंडिया में है, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है ऑलवेज या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वे फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट हो किए जाते हैं।
हमारे देश में क्या है कि जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यूएसए में भी इलेक्ट होते हैं, तो ये जो है एक रिपब्लिक स्टेट है, ठीक है। अब आगे आते हैं जस्टिस। यहाँ पे देखिए कि प्रियम्बल इन आवर रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट। इंडिया का जो इलेक्टेड हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर से पहले भी वो हटाया जाता है, उनको हटाने का प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं, जो हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में जब जाएंगे तो वो अलग उनका डिस्कशन प्रॉपर वे में करेंगे, ठीक है। अब ए रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स। वन, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपुल, मतलब कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, आज़ादी है, वो लोगों में को दिया जाता है, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, जैसे कि किंग है कहाँ पे? ब्रिटेन में, उससे तो लोगों को दिया जाता है, क्योंकि लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं। सेकेंड, अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी प्रिविलेज क्लास का यहाँ पे मतलब कि ये नहीं कि उनको जो है फेवर किया जाता है, तो प्रिविलेज क्लास का जो है यहाँ पे एब्सेंस होता है। ऑल ऑफ पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन फॉर एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सारे जो पब्लिक ऑफिस है वो उसमें सभी के लिए ओपन है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। अगला है जस्टिस। जस्टिस जो प्रियम्बल में है, इसमें 3 तरह के जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया है, एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में भी ये मेंशन है, ठीक है। तो जो सोशल जस्टिस है, जैसे कि उसके बारे में बताया गया है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। मतलब कि हमारा जो सोशल, सभी सिटीजन को जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, विदाउट, बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शन के, मतलब ना उसके कास्ट, जाति, रंग, रेस, रिलीजन, धर्म और सेक्स, इस पे बिना किसी भेदभाव को सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पर, मतलब कि अमीर गरीब में उसके इकोनॉमिक स्टेटस से उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब सारे सिटीजन, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी सेक्स से हो, सब के लिए जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, चाहे वो वोट देने के केस में हो, चाहे पॉलिटिकल ऑफिस में एक्सेस को लेके है, तो हर केस में जो है वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट है। अब है कि ये जो हमने जो जस्टिस का जो आइडिया लिया है, जस्टिस को जैसे सोशल, इकोनॉमिक, ये कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है रसिया रेवोल्यूशन से, जो कि कब हुआ था? तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो हमने जो आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या किससे लिया है? तो ये लिया है हमने रसिया से, ठीक है। आगे है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब अब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत लोगों के जो एक्टिविटी है उस पर एक रीस्ट्रेंट, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, रोकथाम का जो है अब्सेंस हो, मतलब कि वो आज़ादी रहे कोई भी चीज़ की एक्टिविटी करने के लिए, तो उसको लिबर्टी कहते हैं। इससे क्या होता है? एट द प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इसका जो होता है कि कोई भी इंडिविजुअल का पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए एक मौका देना, अपॉर्चुनिटी देना भी जो लिबर्टी के लिबर्टी कहलाता है। इसमें है किस तरह का लिबर्टी दिया जाता है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस तरह की लिबर्टी जो कि फंडामेंटल राइट या में भी ये मेंशन है, जो कि इन्फोर्सिबल है, अगर वायलेशन होता है तो कोर्ट द्वारा जो है इसको आपको रिस्टोर किया जाएगा। अब है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो आइडियल है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में स्टार्ट हुआ था, उससे हमने लिया है लिबर्टी का आइडिया, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का। आगे है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, मतलब कि किसी को, मतलब कि खास सुविधा नहीं देना, सबको, किसी खास सेक्शन को, सोसाइटी में खास सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेज, मतलब खास सुविधा देना, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल माना जाएगा, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। अब इसके लिए फंडामेंटल राइट में कई सारे प्रोविज़न है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वलिटी है। अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन है, भेदभाव का कहीं पे भी मतलब कि
उस तरह से जिक्र नहीं कि भेदभाव करे, तो उसका जो है एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, आप कोई भी टाइटल जो पहले मिलते थे गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, राजा महाराजा का टाइटल, वो सब जो है उसका एबोलिश कर दिया गया। अब है देयर आर टू प्रोविजन इन द कंस्टिट्यूशन दैट सीक टू अचीव पॉलिटिकल इक्वलिटी। संविधान में जो है 2 प्रोविज़न हैं जो कि जिसके वजह से पॉलिटिकल इक्वलिटी अचीव किया जा सके। जैसे कि 1 पहला है, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल लॉज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। 325 हम जब पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन वाले, जब हम आर्टिकल के जब जाएंगे तो उसमें है कि किसी भी ग्राउंड के बेस पे, ना रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पे जो है किसी का भी जो इलेक्टोरल रोल, मतलब इलेक्टोरल रोल वो होता है कि अगर एक तो आपका वोटिंग राइट, अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आपके पास वोटिंग राइट है, तो आपको वोट देने का राइट आपका, एक तो वोटर आई कार्ड होगा, दूसरा है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। आप किस कंस्टिट्यूएंसी से हैं उस जगह में आपका नाम होना चाहिए, तब जाके आप वोट देते। तो उसके लिए जो है इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन के लिए आपको इनएलिजिबल, मतलब कि अयोग्य नहीं माना जाएगा ग्राउंड के बेस पे, धर्म, जाति, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, इस सब के बेस पे नहीं माना। दूसरा, इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफराज। मतलब कि दूसरा प्रोविज़न है पॉलिटिकल इक्वलिटी का कि जो लोकसभा का इलेक्शन होगा या स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा, वो जो हमेशा होगा वोटिंग के बेस पे होगा, जो कि किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 326 में। ठीक है। अब है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सॉरी अब नहीं, DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 39 में यह मेंशन है, सिक्योर टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो जो हमारा एक DPSP में आर्टिकल है 39, उसमें बताया गया है कि आदमी और जो औरत, मतलब मेन और वुमेन को जो है इक्वल राइट दिया गया है, जीने का जो है उनको एडिक्वेट मीन्स में जो है दोनों को इक्वल माना जाएगा, और इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे दिया जाएगा। यह इक्वलिटी को एक तरह से प्रमोट करता है, मतलब कि एक तरह से जो है हमारा सेक्स बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ये खारिज करता है। अगला है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे में भाईचारा के साथ रहे, और इसके लिए जो हमारे देश में जो है इस फ्रेटर्निटी की फीलिंग को प्रमोट कर रहा है कौन, तो सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं है कि आप हैदराबाद के आपका सिटीजनशिप है, आपको दिल्ली का सिटीजनशिप है, आपको बिहार का सिटीजनशिप है, आपको महाराष्ट्र का सिटीजनशिप है, सबको इंडियन सिटीजनशिप है। तो ये जो है एक तरह से सेंस ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। और ठीक है, हाँ। अब जैसे कि हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन है, पार्ट 4A में, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था। इसमें भी जो है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, इसमें भी जो है फ्रेटर्निटी का जो है आइडिया है उसको इसमें बताया गया है। ठीक है। प्रीएम्बल डिक्लेयर दैट फ्रेटर्निटी हैज़ टू सिक्योर 2 थिंग। अब हमारा जो फ्रेटर्निटी है प्रीएम्बल में बताया गया है कि 2 चीज़ों को एश्योर करता है, एक है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब इसमें जो है इंटीग्रिटी जो वर्ड है इसको भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। तो प्रीएम्बल में जो फ्रेटर्निटी है या तो इंडिविजुअल की डिग्निटी एश्योर करेगा, और दूसरा हमारे राष्ट्र का जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको भी यह सेफ रखेगा। अब एक प्रीएम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर हम देखें कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या है, तो द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये हमारे देश की जो एकाग्रता है, मतलब अखंडता है, उसको जो है ये मतलब कि एक तरह से क्या कहते हैं, स्ट्रेंथन करता है, मतलब मजबूती देता है। ठीक है। जैसे आर्टिकल 1 में मेंशन है ना कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो है स्टेट्स का यूनियन माना जाता है। ठीक है। जिसमें कि स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं कि वो यूनियन से अपने आप को अलग कर सके। आगे सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, तो प्रीएम्बल जो है दर्शाता है बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू को दर्शाता है, जिसमें कि पॉलिटिकल वैल्यू है, मोरल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है।
It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects the dreams and aspiration of the founding father of the Constitution. जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता है उनका किस तरह का इच्छा था, उनका सपना था बनाने का संविधान, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किस तरह का जो विजन था, उस सारा का जो है सारांश जो है आपको किस में मिलेगा, प्रियम्बल में मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो है प्रियम्बल को अलग अलग तरीके से जो है उसको क्या कहते हैं, उसको रेफ़र किए हैं, मतलब बताए हैं। जैसे अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने बताया कि प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। मतलब प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यह बताता है कि हम क्या सोचते थे और इतने लंबे टाइम से क्या सपना देख रहे थे, वो हमें प्रियम्बल के तहत पता चलता है। के एम मुंशी ने कहा है कि प्रियम्बल जो है इज़ द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हमारे जो कंट्री है उसका यह प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका यह होरोस्कोप है। एक है पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने कहा है प्रियम्बल इज़ द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मोस्ट मतलब बहुत ही कीमती चीज़ है क्या नाम है, प्रियम्बल। उसके बाद हिदायतुल्लाह है, फॉर्मर चीफ जस्टिस, इन्होंने प्रियम्बल रिजेम द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज़ मोर दैन अ डिक्लेरेशन। इन्होंने प्रियम्बल के बारे में बताया है कि प्रियम्बल जो है वो रिजेम्बल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज़ मोर दैन अ डिक्लेरेशन से कहीं ज़्यादा है। मतलब जो मतलब क्या होता है ना कि आप डिक्लेयर कर दिया, वो डिक्लेयर से भी ज़्यादा इसका मीनिंग है। अब है कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। अब ये भी एक बहुत डिबेटेबल रहा है स्टार्टिंग से ही, कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो देखिए क्या है कि प्रियम्बल जो है सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया गया है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, लास्ट में प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया। तो प्रियम्बल जो है, जैसे कि अगर प्रियम्बल को बारे में देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो एक बेरूबारी केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में। उसमें ये बताया गया था कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक फेमस जो है केस रहा हमारे जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें, केशवानंदा भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अर्लियर ओपिनियन, जो कि बेरूबारी केस का जो ओपिनियन था, प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि, और उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बार क्वेश्चन में आएगा कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस जजमेंट के तहत ये बताया गया, तो केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। उसके बाद जो है LIC जो केस है 1995 में, उसमें भी बताया गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। अब like any preamble was also enacted by the Constituent Assembly but आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पहले ही बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले अडॉप्ट हो गया था, प्रियम्बल को जो है इनेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बाद में किया गया था, ठीक है। इसका रीज़न है टू इंश्योर दैट इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू अडॉप्टेड बाय द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब इसका जो कारण था, उसका कारण यह था कि ये कन्फर्म हो जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसे अडॉप्ट किया जाए, और पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाए, फिर उसके बाद इसको किया जाए। प्रियम्बल में दो चीज़ को ध्यान में रखना है कि प्रियम्बल जो है हमें इज़ नीदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, मतलब कि हमारे कानून बनाने का ये सोर्स नहीं है। इसको रेफ़र कर सकते हैं, इसके आइडिया को ले सकते हैं लेजिस्लेशन में, कोई भी कानून बनाने में। नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ना ही ये लेजिस्लेचर के किसी भी पावर को प्रोहिबिट करता है, मनाही करता है। एक नॉन जस्टिसिएबल है, लाइक अ DPSP, मतलब इसको कोर्ट द्वारा इन्फोर्सिबल, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता। अब अमेंडेबिलिटी के बारे में देखते हैं कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। देखिए प्रियम्बल जो है आज तक जो है आर्टिकल 368 के तहत जो है एक बार अमेंड हुआ है। तो प्रियम्बल को हम आर्टिकल 368 के तहत, क्योंकि अब आर्टिकल 368 के तहत इसको अमेंड करेंगे, क्योंकि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसके लिए इसको आर्टिकल 368 के तहत जो है अमेंड कर सकते हैं। एक बार हुआ था, और इसे जो है कब ये फैसला दिया गया था, तो केशवानंदा भारती केस 1973 में यह दिया गया था। बस उसमें एक कंडीशन था कि आप जो है प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं,
अमेंड कर सकते हैं, पर कांट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका प्रीएम्बल में कुछ भी आप जो है अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। बेरूबारी में बताया गया कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, तो उसके बाद जो है बेरूबारी केस को जो है फैसला के जजमेंट को जो है केशवानंद भारती केस में पलट दिया गया। उसमें बताया गया प्रीएम्बल जो है हमारा पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है, बस कंडीशन है कि अमेंडमेंट के तहत जो है बेसिक फीचर जो है वो अमेंड ना हो। आज तक एक बार हुआ 1976 के में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड क्या क्या हुआ, 3 न्यू वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ। अब जो है पहली बार जो है ये कहाँ से आइडिया आया, तो जो पंडित नेहरू द्वारा जो 23 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था उसी को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो है एडॉप्ट किया गया एज अ प्रीएम्बल। कब? 22 जनवरी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है वो एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। वही बाद में जो है किसका बना, आप पीछे हम शायद एक सेकेंड, 22 जनवरी यहाँ पे ना कुछ और चीज़ के लिए था, ये फ्लैग और उसके लिए था, डेट हमें ध्यान में आ गया था फ्लैग को लेके, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 हमने पहले वही लिखा था, फिर थोड़ा सा ध्यान से हट गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ जो पास हुआ 13 दिसंबर 1946 को, वही जो है बाद में चल के क्या बना, तो बाद में चल के वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका प्रीएम्बल बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब ये सब है कि ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सोवरिन क्यों है एग्रीमेंट से, हमने फ्री विल के एग्रीमेंट से हमने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को ज्वाइन किया है, जब हमारी इच्छा होगी टर्मिनेट कर देंगे। यूएनए का मेंबर बना इंडिया 1945 में, ये सब है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रीएम्बल, इसमें इतना ही है आपका प्रीएम्बल में इंपॉर्टेंट चीज़ें मेन है, ये आपका थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का चीज़ें है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको आएगा कि कौन से वर्ड है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, किस पार्ट में, किस जजमेंट में कहा गया कि पार्ट है वो ये प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं, ये सब जो है आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल रेस टू परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और भी अच्छा कंटेंट जो है। और ज़रूर बताइएगा कि आपको और भी किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।